तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1.1। ठीक है ना। तो देखिए भाई, प्रश्नावली 1.1 में टोटल 4 क्वेश्चन है और चारों क्वेश्चन को हमको क्या करना है, हल करना है। ठीक है। तो देखो, पहले हम क्या करेंगे, ये जो चारों क्वेश्चन है ना, उसको हल करने से पहले ना इस चैप्टर का हम लोग बेसिक जान लेते हैं। बेसिक का मतलब, जैसे इसमें कई प्रकार की संख्या है, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या। तो उन सभी संख्याओं को सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है। क्या है कि अगर आप उन संख्याओं को जानोगे तभी इस सभी क्वेश्चन को आप हल कर पाओगे। तो भाई स्टार्टिंग है तो आप अच्छे से पढ़ो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में, इसमें मतलब संख्याओं के बारे में कि संख्याएं क्या होती है। फिर इस प्रश्नावली को हल करेंगे। ठीक है। तो चलो सबसे पहले पढ़ लेते हैं संख्याओं के बारे में, फिर इसको हल करेंगे। ठीक है। तो इसको हटाते हैं थोड़ा सा साइड में। देखिए, इस वाले चैप्टर में ना हमको सबसे पहले पढ़ना है संख्याओं के बारे में। क्या? संख्या। इस चैप्टर का नाम हमारा है संख्या पद्धति, मतलब नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति, चैप्टर का नाम ही है संख्या पद्धति। तो भाई संख्याओं के बारे में तो जानना अनिवार्य है ना। ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि संख्याएं क्या होती है। तो देखिए, संख्याएं वे गणती मान होती है जिनका उपयोग हम गिनने के लिए, नापने के लिए, तौलने के लिए करते हैं। ठीक है। तो मैं लिख दूं उसका परिभाषा। तो संख्याएं वे गणितीय मान होती हैं जिनका उपयोग हम गिनने, मापने, तौलने के लिए करते हैं। ठीक है। समझ गए आप? तो ये हम लोगों ने समझा कि संख्याएं क्या होती है। मतलब संख्याएं वे गणती मान होती है जिनका उपयोग हम गिनने, मापने और तौलने के लिए करते हैं। ठीक है। अब संख्याएं भी हमारी कई प्रकार की होती हैं, तो जान लेते हैं कितनी प्रकार की संख्याओं को पढ़ना है ना। तो देखिए, संख्याएं हमारे निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। उसमें पहला जो आता है, सबसे पहले हमको जो पढ़ना होता है वो होता है सम संख्या। वो क्या पढ़ना होता है? सम संख्या। उसके बाद दूसरा हमको पढ़ना होता है विषम संख्या। क्या पढ़ना होता है भाई? विषम संख्या। ठीक है। दूसरा का पढ़ना होता है विषम संख्या। उसके बाद तीसरा हमको पढ़ना होता है प्राकृतिक संख्या। तीसरा क्या है भाई? प्राकृतिक संख्या। ठीक है। चौथा जो हमारा संख्या है वो है पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। ठीक है। और जो हमारा पांचवा है ना, वो है पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या। ठीक। ये हो गया। उसके बाद और क्या है? उसके बाद हमारा है अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। ठीक है। उसके बाद हमारा है भाज्य संख्या। उसके बाद क्या है? भाज्य संख्या। उसके बाद कौन है भाई? उसके बाद हमारा है परिमेय संख्या। देखो अब आ रहा है इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ना। उसके बाद है परिमेय संख्या। उसके बाद क्या है? अपरिमेय संख्या। उसके बाद हमारा है अपरिमेय संख्या। ठीक है। और उसके बाद है हमारा वास्तविक संख्या। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है? वास्तविक संख्या। ठीक है।
तो इतनी संख्याओं के बारे में अगर आपको जानकारी रहेगी तब आपका जो प्रश्नावली होगा एकदम अच्छे से लग जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक एक को आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग आप लोग भी डाल लीजिएगा सम संख्याओं। तो इसको क्या करते हैं भाई, थोड़ा सा हटा देते हैं ना, इसको हटाते हैं और फिर आपको बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहला हेडिंग हमारा क्या रहेगा, सम संख्या है। सम संख्या, ठीक है। तो अगर भाई आपसे पूछा कोई कि भाई सम संख्या क्या होती है, तो आप क्या बताओगे? सम संख्या क्या होती है? वह संख्या जो दो से क्या हो जाए भाई, विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर लिखोगे ना आप, वह संख्या, अब क्या लिखोगे भाई, वह संख्या ना, वह संख्या जो दो से विभाजित हो जाए, क्या हो जाए, जो दो से विभाजित हो जाए, सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती है। ठीक है, वह संख्या जो दो से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, हमारी क्या कहलाएगी, सम संख्या। ठीक है, अगर एग्जाम्पल में मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि भाई एग्जाम्पल में कुछ बता दीजिए, तो एग्जाम्पल में आप क्या बताओगे? जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12, 14 और ऐसे ये जाता रहेगा। तो ये जितनी भी हमारी संख्या है ना, ये है सम संख्या। अगर आपसे पूछ लिया कि भाई सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो आप क्या बताओगे? सबसे छोटी सम संख्या क्या है भाई, 2 है। ठीक है ना। अगर आपसे पूछा कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो क्या है वो, 2 है। और सबसे बड़ी नहीं पूछेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कौन से, विषम संख्या पर ना। अब आगे हमको क्या पढ़ना है भाई, विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या, विषम संख्या क्या होती है? वह संख्या जो दो से विभाजित न हो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वह संख्या जो दो से विभाजित जो दो से विभाजित न हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आपको क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सभी जो संख्या है ना, वो दो से नहीं कटेंगे। तो अगर दो से संख्या नहीं कट रहा है तो वह आपका क्या होगा, विषम संख्या। और अगर सबसे छोटी विषम संख्या का बात करेगा तो भाई सबसे छोटी विषम संख्या हमारी क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं इसके आगे पर। इसके आगे वाला क्या है भाई, तो इसके आगे वाला है हमारा प्राकृतिक संख्या। आगे हमको पढ़ना है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो गिनने के काम आती है हमारी। ठीक है, वे संख्याएं, वे संख्याएं जो गिनने के काम आती हैं, या जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं, बस जो गिनने के काम आती हैं,
प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, कहलाती है ना भाई। प्राकृतिक संख्या हमारी कहलाती हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा भाई? तो देखो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा इसका, जो प्राकृतिक संख्या होती है ना वो एक से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऐसे जाता रहेगा ही। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया क्वेश्चन में कि भाई सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप क्या बताओगे? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 ना। छोटा छोटा क्वेश्चन तैयार करते चलिए। अब ये प्राकृतिक संख्या हो गया है ना। उसके बाद हमारा क्या आता है? अगला पूर्ण संख्या। अगला क्या आता है? पूर्ण संख्या। देखो अगर आपसे कोई पूछ दिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कौन सी संख्या है, तो आप बताओगे प्राकृतिक संख्या। लेकिन अगर इसी प्राकृतिक संख्या के अगवा जीरो लगा दिया ना तो कहा जाता है पूर्ण संख्या। इसका मतलब है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो सम्मिलित करने पर वह पूर्ण संख्या बन जाता है। तो यही परिभाषा आप लिख देना है। ठीक है, आप क्या लिखोगे? प्राकृतिक ना, प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, के समूह में जीरो सम्मिलित करने से वह पूर्ण संख्या बन जाता है। वह पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर आपसे पूछेगा कि भाई एग्जाम्पल दीजिए, तो एग्जाम्पल बस जीरो से स्टार्ट करिएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो सबसे छोटी भाई जो हमारी पूर्ण संख्या होगी ना वो क्या होता है भाई? जीरो होता है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो होती है। इतनी हम लोगों ने इतना बातें समझ ली। अब इसके आगे चलते हैं ना, तो इसको हटा लेते हैं भाई। अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके आगे हमको पढ़ना है भाई कौन सा संख्या? पूर्णांक संख्या। कौन सा संख्या? पूर्णांक। तो यहाँ पर हेडिंग डाल दे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या आती है ना। तो लिखेंगे वह संख्या, वह संख्या जिसमें धनात्मक व ऋणात्मक दोनों संख्या आते हैं। दोनों संख्याएं आती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है ना। क्या कहलाते हैं? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि प्लस और माइनस वाली संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है ना, ऐसे भी हो सकता है। अगर एग्जाम्पल आपसे पूछा कि एग्जाम्पल क्या है भाई इसका, तो एग्जाम्पल में आप लोग बताइएगा। -3 मान लीजिएगा, -2 1 0 1, सॉरी यहाँ पर -1 1 2 3 4 ऐसे जाता रहेगा। ठीक है, तो आप प्लस और माइनस का मतलब दोनों जो संख्याएं होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा है अभाज्य संख्या। अगला हमारा क्या है? अभाज्य संख्या।
अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो एक और स्वयं से कटती हैं अभाज्य संख्या हमारी कहलाती है ना। तो हम क्या लिखेंगे? वे संख्याएं जो एक और स्वयं से करती हैं, एक और स्वयं से कटती हैं या विभाजित होती है ना, कटती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं ना। तो वे संख्याएं जो एक और स्वयं से करती हैं हमारी क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। ठीक है। तो एग्जाम्पल में अगर बात करेगा तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा भाई? जो एक से कटे स्वयं से कटे, इसका मतलब है कि किसी से भी कड़बा न करे। जैसे हो गया वो, और अभाज्य संख्या ना दो से स्टार्ट होता है तो हमेशा दो लिखिएगा, एक मत लिखिएगा। ठीक है। तो दो हो गया, तीन हो गया, पाँच हो गया, सात हो गया, नौ नहीं होगा काहे कि नौ तीन से भी कट जाएगा और नौ से एक से। सात हो गया, 11, 13, 17, 19 और ऐसे आगे जाता रहेगा। ठीक है। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं ना सिर्फ एक से कटेंगी स्वयं से। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो है तो दो किससे किससे कटेगा? दो एक से कटेगा और दो से कटेगा, मतलब एक और स्वयं से कटा ना। तो ये क्या है हमारा? अभाज्य संख्या। वैसे ही तीन है तो तीन भी एक से कटेगा और खाली तीन से कटेगा, मतलब एक से कटा स्वयं से। ऐसे ये जितनी भी संख्याएं हैं ना वो एक और स्वयं से सिर्फ कटेंगी और किसी से नहीं कटेंगी। इतना फाइनल हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए भाई, क्योंकि अब मैं अच्छे से समझा रहा हूँ आपको, तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है। अभाज्य हो गया, उसके बाद कौन सा है? भाज्य। उसके बाद कौन सा संख्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। ठीक है। भाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी कट जाए, या वे संख्याएं जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो। दो से अधिक गुणनखंड हो का मतलब दो से ज्यादा संख्याओं से कटे। तो वे संख्याएं जिनका दो से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य। दो से अधिक गुणनखंडों का मतलब दो से ज्यादा संख्याओं से वो कटना चाहिए। ठीक है ना। दो से अधिक खंड का मतलब दो से ज्यादा संख्याओं से वो कटना चाहिए ना। एग्जाम्पल में अगर आपसे पूछा तो एग्जाम्पल तो जो भाज्य संख्या होती है ना वो हमेशा चार से स्टार्ट होती है। अच्छा, इसमें मैं आपको बताना भूला गया कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो कितना होती है भाई? दो ना। तो इस बात को याद कर लीजिएगा। और एग्जाम्पल में ये जो भाज्य संख्या होती है ना हमारा चार से स्टार्ट होता है। कहाँ से? चार। तो चार हो गया, छ हो गया, आठ हो गया, नौ हो गया, 10 हो गया, 12, 14, 15 और ऐसे जाता रहेगा। तो ये जितनी भी संख्या है ना ये भाज्य है। अच्छा, भाज्य क्यों है? क्योंकि ये जो संख्या है ना ये बहुत सारी संख्याओं से कट जाएगा। ये एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा और भी संख्याओं से कट जाएगा। तो अगर कोई भी संख्या एक से कटती है और स्वयं से कट जाती है, उसके अलावा भी और किसी भी संख्या से कट जाती है, तो मतलब वो भाज्य संख्या है। ठीक है ना। वैसे छ है तो छ एक से कटेगा, छ से कटेगा, दो से कटेगा, तीन से कटेगा। तो देखो एक और स्वयं के अलावा और भी संख्याओं से कट जा रहा है ना, तो ये सब भाज्य संख्या होगा। इतना बात क्लियर है भाई? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए ना। अब चलते हैं आगे। आगे हमको कौन सा संख्या पढ़ना है अब? अब इसके बाद हमारा आता है परिमेय संख्या। क्या आता है?
परिमेय संख्या ना, यहाँ पर हेडिंग लेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं ना, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, तो लिखेंगे जिससे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q का मान 0 के बराबर न हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखो p बटे q का मतलब ना, बटे में कोई भी संख्या होगी तो उसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए, यह बोला है। q इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब नीचे 0 ना हो ना। तो अगर इसका एग्जाम्पल का बात करेगा, एग्जाम्पल में देखो क्या हो जाएगा। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए कोई भी बटे में संख्या लीजिए 3/2, 5/3, लेकिन नीचे 0 ना हो, ये सब का है बटे में कोई भी संख्या आएगा तो ऊपर में रहेगा ना। लेकिन अगर मान लीजिए 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, तो क्या ये सब परिमेय संख्या है? तो हाँ भाई, ये सब भी परिमेय संख्या है। अब कैसे है? क्योंकि इसके नीचे भी हम 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो जब 1 मान लेंगे तो ये बटे के रूप में हो जाएगा आपका। ठीक है, और रूट में देखिए, रूट में 9 भी, रूट में 2 भी परिमेय संख्या है, रूट में 9 भी रूट में 2 नहीं, रूट में 4 यार, रूट में 4 भी परिमेय संख्या है, रूट में 9 भी परिमेय संख्या है, रूट में 16, रूट में कितना हो जाएगा 25, रूट में 36, ये सभी परिमेय संख्या है। तो अब आप पूछोगे सर ये सब कैसे परिमेय संख्या है? तो देखो, ये जो रूट 4 है ना, इसको हम लोग लिखते हैं 2 का स्क्वायर, काहे कि 4 को 2 का स्क्वायर लिखेंगे, और स्क्वायर से हाई वाला रूट खत्म हो जाएगा, तो खाली बचेगा कितना भाई 2। तो हम लोग देखो जानते हैं ना कि 2 भैया क्या है, परिमेय संख्या है, तो ई का है परिमेय संख्या है। ये रूट में 4 ना, इनडायरेक्टली ये 2 ही दिया है, लेकिन खाली हम लोगों को बजाने के लिए रूट में 4 लिखा है। इसका मतलब ये दुआ लिखा है, और ये कितना लिखा है 3, ये कितना लिखा है 4, ई 5, ई 6। तो जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो सब परिमेय संख्या होंगे, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो सब अपरिमेय होंगे। ठीक है ना, वर्गमूल जैसे 2 का स्क्वायर 4 होगा तो वर्ग होता है, और 4 का वर्गमूल 2 होता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब चलते हैं अपरिमेय संख्या पर। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होता है? जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते ना, जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, और ये हमेशा रूट में आता है, अपरिमेय संख्या हमेशा किस में आता है? रूट में। यहाँ पर देखो मैंने आपके 0 पढ़ाया है कि 0 कौन सी संख्या हमारी भाई? परिमेय, तो इसको याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन में आएगा। तो 0 कौन सी संख्या है? परिमेय ना, याद कर लीजिएगा।
अब देखो ये अपरिमेय जो संख्या है जिसको हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब ये हमेशा रूट में आएगा, और जिसका वर्गमूल भी नहीं निकलेगा, जैसे रूट में 2 इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपरिमेय संख्या। रूट में 3 इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपरिमेय संख्या। रूट में 5 इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपरिमेय संख्या। और से रूट में 6, रूट में 7, रूट में 8, और ये सभी जितने भी संख्या है ना ये सब का है अपरिमेय। रूट में 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3, तो वो परिमेय हो जाएगा। तो रूट में 10, तो ये जितनी भी संख्या है ना ये सब अपरिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय संख्या का है एग्जाम्पल, ठीक है। अब आते हैं उसके बाद वास्तविक संख्या का। तो थोड़ा सा मैं इसके नीचे ही आपको वास्तविक संख्या का बता देता हूं। वास्तविक संख्या, ठीक है। और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है, ठीक है। अच्छी लगी हो तो अपना नाम कमेंट में लिखिएगा। देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है कि परिमेय जो संख्या होती है ना, जो परिमेय संख्या होती है प्लस जो अपरिमेय संख्या होती है, ये दोनों से मिलकर बनता है हमारा वास्तविक संख्या। तो हम कह सकते हैं कि भाई परिमेय और अपरिमेय से मिलकर हमारा कौन सा संख्या बनता है, वास्तविक संख्या। तो मतलब इसके एग्जाम्पल में ना परिमेय और अपरिमेय दोनों आ सकते हैं। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल लूं तो इसके एग्जाम्पल में दो भी हो जाएगा। जैसे कोई पूछेगा दो कौन सी संख्या है, तो हम बताएंगे कि दो वास्तविक संख्या है। दो हो गया 0, 1, 3/2, 4, कुछो ले लो आप, रूट में 5, रूट में 6, कुछो भी संख्या ले लोगे ना वो वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। तो समझ गए, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो सम्मिलित रूप से होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। यहाँ तक तो था हमारा संख्याओं के बारे में, जिसको हमने एकदम अच्छे से पढ़ लिया। अब हम चलेंगे अपने प्रश्नावली पर, देखते हैं प्रश्नावली क्या बोला है। देखिए अब ये हमारा आता है प्रश्नावली का सवाल। अब देखो एकदम अच्छे से हल कर लोगे। इतना चीजें भाई पता रहेगी, थोड़ा बेसिक पता रहेगा तब ना अच्छे से पढ़ोगे। कैसे पढ़ोगे बताओ, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। हमको बताना है कि जो शून्य है एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, ठीक है। तो चलो भाई बताते हैं। तो मेरे भाई तुमने अभी परिमेय संख्या में क्या पढ़ा था, देखो अभी यह है ना, देखो परिमेय संख्या, और इसमें तुमने पढ़ा था कि 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो बस बता दो कि 0 क्या है, एक परिमेय संख्या, उसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग लिखते हैं ना यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखेंगे हम लोग कि 0 एक परिमेय, क्या परिमेय संख्या है ना। इसे हम इसे हम इसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। बस हो गया आपका, ठीक है। तो कितना आसान था, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो तो आप अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, फिर इसको लगाते हैं ना। देखिए दूसरा क्वेश्चन है भाई कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या हमको ज्ञात करनी है। किसके किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। तो चलो इसको लगाने का तरीका सीखते हैं। देखिए कैसे इसको हम लोग लगाएंगे। तो इसको हटाते हैं भाई। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि भाई हमको बताना है ना, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या।
ये हमको क्या करना है, बताना है। तो चलो इसको हल करते हैं। देखो ये हल कैसे होगा, देखिए हमको 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है ना। तो जितना भी परिमेय संख्या निकालना होगा, कितना परिमेय संख्या निकालना है यहाँ पर 6 ठे। तो 6 में क्या करेंगे, हमेशा एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7। तो इन्हीं दोनों में ना 7 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे ना। इसी 3 में 7 का ऊपर और नीचे का करेंगे गुणा। इस 4 में भी। बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं, कि जितना संख्या बोलेगा निकालने के लिए उससे एक संख्या बढ़ाएंगे और इसके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे अंश और हर में। इतना कर सकते हो आप, तो इतना तो भाई कर ही सकते हो। अब उसके बाद देखो 7 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा 21, और नीचे कितना भाई 7। ठीक, अब बीच में जगह खाली रखो, बता रहा हूँ क्यों। और 7 का गुणा 4 में करोगे तो 28, और नीचे कितना हो जाएगा 7। देखो नीचे वाला सेम सेम हो गया ना, 7 7। तो ऊपर वाला 21 है तो 21 के बाद 22 और नीचे 7। 22 के बाद 23, नीचे 7। 23 के बाद भाई 24, नीचे 7। उसके बाद 25/7, 26/7, और उसके बाद 27/7। ठीक है, देखो इसके और इसके बीच में हमको संख्या कितना निकालना था, 6 संख्या। देखो गिनो 6 संख्या है, 1 2 3 4 5 6। तो यही जो इतना आया है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मतलब जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो कितना हो गया भाई, वो हमारा हो गया 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, और ये 27/7। यही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आसान था जिसको हमने बहुत ही अच्छे से कर लिया। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए अगला अगला क्वेश्चन है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 3/5 और 4/5 के बीच में हमको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, वो भी 5 परिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलो भाई जैसे सेम इसको लगाए थे वैसे ही हम लोग इसको भी लगाएंगे। इसको हटा लेते हैं ना। तो जो हमारा क्वेश्चन है अगला, कौन सा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। किसके किसके बीच में, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ना। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, यह निकालना है हमको। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखो। तो हम क्या करेंगे, तो मैंने बताया था ना जितना भी परिमेय संख्या निकालना है उससे हमेशा एक बढ़ाएंगे और इसमें गुणा कर देंगे। तो 5 बोला है तो 5 में एक बढ़ाएंगे 6, तो 6 का इसमें गुणा कर देंगे ना, ऊपर नीचे दोनों, और 6 का इसमें भी ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। इतना तो कर ही सकते हो आप। ठीक है, तो जब गुणा कर दोगे तो आएगा कितना, यहाँ से 6×3 = 18 और नीचे 6×5 = 30। यहाँ पर 6×4 = 24 और नीचे 30। ठीक है, अब इसके बीच में जो संख्या आती है लिख दो, 18 के बाद 19/30, उसके बाद 20/30, उसके बाद 21/30, 22/30, उसके बाद 23/30। ठीक है, तो जो हमारा आंसर मिलेगा फाइनल वाला आंसर, वो इसके बीच में ये वाला हो जाएगा पांचों। ठीक है ना, बस उसी को लिख दो। तो यहाँ से 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 के बाद 23/30, बस यही फाइनल आंसर। ठीक है, तो कोई डाउट यहाँ तक तो होना नहीं चाहिए। यहाँ तक भी हम लोगों ने अच्छे से कर लिया। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे हमको क्या बोला है। ठीक है, तो पेज को पलट लेते हैं थोड़ा सा।
क्वेश्चन अगला बोला है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये हमको बताना है। तो चलो भाई इसको हल कर लेते हैं। हम लोगों ने अभी पढ़ा है प्राकृतिक और पूर्ण दोनों। ये बोला है कि प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या होती है ना, एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसको देखो कैसे हल करेंगे। तो बोला है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है ना। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या लिखो, प्राकृतिक संख्या। तो जो प्राकृतिक संख्या होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ से और डॉट 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 आगे जाएगा ना। उसके बाद हमारा कौन सा आता है? उसके बाद हमारा आता है पूर्ण संख्या ना, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, ये हमको बताना है। तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये जाता रहेगा ऐसे। अब मेरी बात ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि जितना भी प्राकृतिक है, अरे इसको हटाओ जी, कहाँ से आ गया? अगर मैं आपसे पूछूं कि जितना भी प्राकृतिक संख्या है, जैसे 1, 2, 3, 4, ये सब जितनी भी संख्या हैं, ये आपको पूर्ण संख्या में तो मिल रही हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है। काहे कि जितना भी प्राकृतिक संख्या है वो पूरा संख्या हमको पूर्ण संख्या में मिल जाएगा कि नहीं? तो जब मिल जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या होती है वह एक पूर्ण संख्या होती है ये ना। पूरा ये देखो, ये इतना प्राकृतिक संख्या है तो ये तो पूर्ण भी संख्या है ना। तो हम बोल सकते हैं ना कि जितना भी प्रत्येक संख्या है, मतलब जितना भी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होती है वह क्या होती है? पूर्ण संख्या। समझ में आ गया? मतलब अगर ये पूरा इसमें मिल गया तो हमारा आंसर सही है। मतलब ये वाला जो ऑप्शन होगा हमारा वो क्या हो जाएगा भाई? सत्य। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं सत्य। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छे से मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि कहाँ गया? हाँ देखिए, बोला प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। हमको बताना है कि प्रत्येक जो पूर्णांक होता है एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं। तो चलो इसको बताते हैं। तो इसको हटाते हैं साइड में और यहाँ पर लिखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बताना है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या। तो पहले पूर्णांक बताते हैं। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या जिसमें प्लस और माइनस दोनों वाली संख्या आ जाए। तो जैसे क्या हो जाएगा? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे जाता रहेगा। ठीक है। अब प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे पूर्ण संख्या। काहे कि पूर्णांक और पूर्ण संख्या का बात किया है। तो पूर्ण संख्या, दोनों संख्या लिख लो पहले। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे जाता रहेगा। अब ध्यान दो, हमसे बोला है कि जितनी भी पूर्णांक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, पूर्ण संख्या में खाली 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब आता है, लेकिन पूर्णांक में ना माइनस वाला भी तो संख्या ही आ जाता है। यह आके काम गड़बड़ा दिया है। ठीक है। तो जितने भी पूर्णांक संख्या होती है ना वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि भाई पूर्णांक संख्या में माइनस वाला भी तो संख्या आता है। क्या पूर्ण संख्या में कहीं माइनस वाला संख्या तुमको लौकता है? नहीं ना लौका। तो इसीलिए जो प्रत्येक पूर्णांक संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पूर्णांक में माइनस वाली भी संख्या आ जाती है और पूर्ण में नहीं आती है। ठीक है। तो ई वाला जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। पता चला ना काहे असत्य होगा? काहे कि आपके पूर्ण संख्या में माइनस वाला संख्या नहीं है तो असत्य नहीं हो जाएगा। अगर इसमें भी माइनस वाला संख्या हो जाता तो काम हो जाता, लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है।
तीसरा क्वेश्चन देखिए, बोला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसको भी हमको डिफाइन करना है। सबसे पहले परिमेय संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर एक तरफ हेडिंग रहेगा परिमेय संख्या ना। परिमेय संख्या क्या होती है, मतलब कोई भी बट्टे में संख्या रहेगा, जैसे 2/3, 4/5, 6/7, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 ना, ये सब परिमेय संख्या है। ठीक है। अब प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्याओं को भी लिख लेते हैं। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4। अब तुम ही बता दो ये है कि नहीं। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई प्रत्येक परिमेय संख्या में खाली 2 चार्ट हो सकता है। जैसे मैं 0 बोलूँ तो 0 तो है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, लेकिन 6/7 कहाँ है, 4/5 कहाँ है, 2/3 इसमें कहाँ है? नहीं है ना। मतलब जो प्रत्येक परिमेय संख्या होगा वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। कुछ संख्याएं हो सकती हैं लेकिन पूरा नहीं हो सकता। मतलब ये भी कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये भी कथन क्या हो जाएगा हमारा, असत्य। तो कहने का मतलब दो कथन सही थे और दो कथन असत्य थे, एक कथन हमारा सत्य था। तो ये वाला जो चैप्टर ना हम लोगों का होता है कंप्लीट भाई, एकदम अच्छे से हम लोगों ने पढ़ लिया। अब मिलेंगे अब अगली वीडियो में 1.2 को लेकर। ठीक है। तो अगर कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर।